तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग ग्रीन पॉलिटिक्स को पढ़ेंगे। तो ये हम लोग थ्योरी में ग्रीन पॉलिटिक्स को पढ़ रहे हैं। तो इसका जो मोर प्रिसाइज वर्ड होना चाहिए, इकोलॉजिज्म होना चाहिए, यानी पारिस्थितिकीवाद होना चाहिए, क्योंकि हम इसको थ्योरी में पढ़ रहे हैं। ग्रीन पॉलिटिक्स को हम इंटरनेशनल रिलेशन में भी पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि ये थ्योरी है तो इसमें थ्योरी ज़्यादा होगी, थ्योरी का सेक्शन है तो। और इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है उसमें जो समकालीन मुद्दे हैं उन पर ज़्यादा बहस होती है। तो चलिए थोड़ा इसको समझ लेते हैं, ग्रीन पॉलिटिक्स क्या है। तो समानार्थक शब्दावली है इसकी, पारिस्थितिकीवाद यानी इकोलॉजिज्म। फिर राजनीतिक पारिस्थितिकीवाद यानी पॉलिटिकल इकोलॉजी। हरितवाद यानी ग्रीनिज्म। हरित दर्शन ग्रीन फिलॉसफी। हरित राजनीति ग्रीन पॉलिटिक्स। हरित विचारधारा ग्रीन आइडियोलॉजी। तो पर्यावरणवाद या हरित राजनीति का उदय 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यानी 1970 दशक में हुआ। इसका उद्देश्य मानव व प्रकृति के मध्य संबंधों का गहनता से चिंतन करना था। इसका उद्देश्य क्या था? मानव एवं प्रकृति के मध्य संबंधों का गहनता से चिंतन करना था। यह चिंतन इसलिए जरूरी था क्योंकि औद्योगिकीकरण, आधुनिकतावाद, विज्ञानवाद एवं पूंजीवाद ने मानव एवं प्रकृति के आपसी संबंधों को बिगाड़ दिया था। इन परिवर्तनों ने भोगवादी, उपभोक्तावादी एवं भौतिकतावादी मानसिकता को पैदा किया। प्रकृति के साथ रहने वाला मानव अब उसका स्वामी बन गया। जैसे जैसे औद्योगिकीकरण एवं शहरीकरण बढ़ता गया, प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन होने लगा। परिणाम स्वरूप वन विनाश, जैव विविधता का क्षरण, ओजोन परत का क्षरण, ग्लोबल वार्मिंग तथा जलवायु, मिट्टी की विषाक्तता जैसी सैकड़ों समस्याओं ने विकराल रूप धारण कर लिया। इन्हीं समस्याओं के मद्देनजर हरित राजनीति एक समकालीन महत्वपूर्ण अवधारणा बन गई। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत यानी कि रूढ़िवाद, उदारवाद, समाजवाद, फांसीवाद, आदर्शवाद आदि क्रमशः रीति रिवाज, व्यक्ति वर्ग, नस्ल, राष्ट्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो नारीवाद, बहुसंस्कृतवाद, इस्लामवाद आदि पहचान की राजनीति को मुख्य मुद्दा मानते हैं। इस प्रकार ये सारी विचारधाराएं मानव केंद्रित हैं, एंथ्रोपोसेंट्रिक हैं, जो मानववाद यानी ह्यूमनिज्म व मानवीय कल्याण को ही केंद्रीय मुद्दा मानती हैं। लेकिन हरित राजनीति या पारिस्थितिकी केंद्रित है, तो ये इकोसेंट्रिक है, इकोलॉजी सेंट्रिक है, जो मानव की बजाय प्रकृति को महत्वपूर्ण मानती है। पर्यावरणवाद मानव सहित समस्त प्राणियों व प्रकृति के कल्याण से संबंधित है। यह जीवन की गुणवत्ता यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ को आर्थिक विकास, समृद्धि व क्वांटिटी ऑफ लाइफ से ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता है। हरित राजनीति आधुनिकतावाद एवं भौतिकतावाद के बजाय उत्तर आधुनिकतावाद यानी पोस्ट मॉडर्निज्म व उत्तर भौतिकतावाद पोस्ट मटेरियलिज्म के ज़्यादा करीब है। यह परंपरागत विचारधाराओं, फॉर एग्जाम्पल उदारवाद, समाजवाद की तरह भौतिक संसाधन वितरण की राजनीति यानी पॉलिटिक्स ऑफ मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं, बल्कि संवेदना की राजनीति पॉलिटिक्स ऑफ सेंसिबिलिटीज से संबंधित है। पर्यावरणवाद या पारिस्थितिकीवाद एनवायरमेंटलिज्म एंड इकोलॉजिज्म। तो पर्यावरणवाद ये क्या है? यह पर्यावरण संरक्षण से संबंधित एक उदारवादी एवं सुधारवादी दृष्टिकोण। यह मानव को केंद्र मान पर्यावरण संरक्षण पर बल देता है ताकि मानव जाति एक अच्छा व सुखी जीवन जी सके। यह दृष्टिकोण मानव को अस्तित्व का केंद्र बिंदु मानता है। जैसा कि जॉन लॉक ने कहा है, मनुष्य प्रकृति एवं संपत्ति के स्वामी। डेविड ए हर्नफील्ड ने इस प्रकृति को आलोचनात्मक रूप में मानववाद का अहंकार, एरोगेंस ऑफ ह्यूमनिज्म कहा है। पर्यावरणवाद ये उथली या सतही परिस्थिति यानी सैलो इकोलॉजी से संबंधित है। पारिस्थितिकीवाद यानी इकोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग 1866 में जर्मन प्राणीशास्त्री अर्नेस्ट हैकल ने किया था। इकोलॉजी का तात्पर्य है समस्त जैव मंडल, सजीव व निर्जीव के आपसी संबंधों को एवं आपसी निर्भरता की एक अनवरत श्रृंखला है। मानव, पशु पक्षी, प्रकृति में अटूट संबंध पाया जाता है। यह मानव केंद्रित नहीं बल्कि इको केंद्रित है, इकोसेंट्रिक है दृष्टिकोण है, जो प्रकृति को प्राथमिकता यानी नेचर इज फर्स्ट पर बल देता है। इसका संबंध उथली की बजाय गहन या गहरी परिस्थिति, डीप इकोलॉजी व हरित विचारधारा से है। अब हरित विचारधारा यानी ग्रीन आइडियोलॉजी का उद्भव एवं विकास कैसे हुआ उसको देखते हैं। तो भारतीय वेद एवं उपनिषदों में सैकड़ों साल पहले ही प्रकृति संरक्षण के विचार समाहित थे। हिंदू धर्म में तो पृथ्वी एवं पेड़ पौधों की देवी देवताओं की तरह पूजा की जाती है। बौद्ध व जैन धर्म भी अहिंसा एवं प्रकृति प्रेम से जुड़े हुए हैं। राजस्थान का बिश्नोई संप्रदाय व उनके प्रेरक जम्बोजी तो पर्यावरण संरक्षण के पुरोधा है। अमता देवी का खेजड़ी प्रेम तो मानव जीवन प्रेम से भी बढ़कर है। आधुनिक समाज में महात्मा गांधी एवं अमेरिकन विचारक हेनरी डेविड थोरो ने सादा जीवन एवं उच्च विचार यानी कि सिंपल लाइफ एंड हाई थिंकिंग से संबंधित पर्यावरण संरक्षण एवं प्रकृति प्रेम संबंधी ज्ञान का विकास किया।
20वीं सदी में ग्रामीण एवं कृषक जीवन की सरलता और सादगी से प्रभावित हो जर्मन यूथ ने प्रकृति की ओर लौट चलो रिटर्न टू नेचर आंदोलन चलाया था। सम्मेलन एवं रिपोर्ट्स। पहला स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ। तो मानव एवं पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र संघ का सम्मेलन के द्वारा पर्यावरणीय समस्याओं पर एक समन्वित दृष्टिकोण का निर्माण किया गया। क्लब ऑफ रोम की रिपोर्ट 1972 में आती है। इसका शीर्षक था द लिमिट्स ऑफ ग्रोथ। ब्रुंटलैंड की रिपोर्ट आती है 1987 में। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1987 में पर्यावरण और विकास का वैश्विक आयोग बनाया, जिसे ब्रुंटलैंड आयोग कहा गया। इसकी रिपोर्ट 1987 में आती है। इसी आयोग ने सर्वप्रथम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा को प्रदान किया। फिर अर्थ समिट होता है 1992 में। पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन जून 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में हुआ। रियो सम्मेलन पृथ्वी सम्मेलन भी इसे कहा जाता है। जलवायु परिवर्तन से संबंधित इस सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण के लिए एजेंडा 21 निर्धारित किया गया। इस सम्मेलन से निकली जो अवधारणा है, साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियां तथा संबंधित क्षमताएं, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज। क्योटो प्रोटोकॉल जापान में हुआ, 1997 में हुआ। इस सम्मेलन में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए बाध्यकारी लक्ष्यों का निर्धारण किया गया। 1971 में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ ग्रीन पीस, इसका मुख्यालय नीदरलैंड में है, बना। इससे 10 साल पहले 1961 में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एनजीओ बना, उसका नाम था WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इसका मुख्यालय भी स्विट्जरलैंड में है, जिनेवा में है। द साइलेंट स्प्रिंग 1972 में रिचर्ड कार्सन की इस पुस्तक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह प्रथम पुस्तक थी जिसने पारिस्थितिकी संकट की ओर ध्यान खींचा एवं पेस्टिसाइड व केमिकल्स का प्रकृति, वन्यजीव एवं मानव स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव बताया। पर्यावरणवाद एवं हरित राजनीति को केंद्रीय विषय वस्तु कोर थीम्स माना जाता है। पर्यावरण व हरित राजनीति की केंद्रीय विषय वस्तु क्या है? पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी, दूसरा है समग्रवाद यानी होलिज्म, तीसरा है सततता यानी सस्टेनेबिलिटी, नेक्स्ट है पर्यावरणीय नैतिकता एनवायरमेंटल एथिक्स, और नेक्स्ट है उपलब्धता यानी फ्रॉम हैविंग टू बीइंग। तो पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी, तो यह शब्द अर्नेस्ट हैकल द्वारा 1866 में गढ़ा गया। इकोलॉजी शब्द ग्रीक शब्द ओइकाज से आया है। इसका अर्थ है घर या रहने का स्थान, जो जैव या अजैव के अंतर संबंधों को प्रकट करता है। यह जीवों व पर्यावरण के आपसी संबंधों का अध्ययन करती है तथा प्रकृति में उपलब्ध प्रत्येक तत्व व जीवन को महत्वपूर्ण मानती है। समग्रवाद होलिज्म, तो इस शब्द का प्रथम प्रयोग 1926 में जॉन स्मर्ट्स ने किया था, जो 2 बार दक्षिण अफ्रीका के प्रधानमंत्री रहे हैं। समग्रवाद के अनुसार प्रकृति को इसके पूरे रूप में ही अच्छी तरह समझा जा सकता है, न कि अंशों के माध्यम से। उनके लिए कोविड केवल वायरस के माध्यम से नहीं समझा जा सकता है, बल्कि इसे वातावरण, स्वच्छता, इम्यूनिटी, खान पान, व्यायाम आदि माध्यमों से ही समग्र रूप से समझा जा सकता है। अर्थात समग्र अपने अंशों की तुलना में महत्वपूर्ण होता है। तो शरीर के अंग हैं वो एज अ बॉडी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, जबकि एज अ पार्ट, मतलब जो शरीर के अंग हैं, तो हाथ या कि कान, नाक, इनका इंडिविजुअली कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन जब ये एक बॉडी को बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा देते हैं, तब इनका महत्व बढ़ जाता है। तो होल पहले है, और यह होल महत्वपूर्ण है, पूरा अंश महत्वपूर्ण है, और उसके जो एक प्रकार से पार्ट्स हैं वो कम महत्वपूर्ण है, ऐसा ये मानते हैं। फिर फ्रिट्जाफ केपरा ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द टर्निंग पॉइंट 1982 में कार्टेशियन न्यूटोनियन प्रतिमान को संकीर्ण दृष्टिकोण के लिए उत्तरदायी ठहराया। दार्शनिक रेने देकार्ते एवं वैज्ञानिक न्यूटन ने रूढ़िवादी विज्ञान को बढ़ावा दिया, जो प्रकृति को एक मशीन मानता है और इस मशीन के कलपुर्जों में बदलाव किया जा सकता है। यहाँ समग्र की बजाय अंश महत्वपूर्ण है तथा मनुष्य प्रकृति का स्वामी है। केपरा के अनुसार न्यूटोनियन वर्ल्ड मशीन के इस दृष्टिकोण को उखाड़ फेंकना चाहिए तथा इसकी जगह मानव को प्रकृति का एक अंश मानना चाहिए। पृथ्वी को माता मानने का भाव भी ऐसे ही भाव है। मदर अर्थ की अवधारणा तो पत्थरों, नदियों, पहाड़ों, यहाँ तक कि पृथ्वी को भी जीवित अवयव मानती है। इसी संबंधित है ब्रिटिश पर्यावरणीय विचारक जेम्स लवलॉक ने गाया हाइपोथेसिस दिया है। उनका मानना है कि जो पृथ्वी है एक लिविंग बीइंग है। तो गाया
परिकल्पना क्या है? गाया, तो गाया ग्रीक संस्कृति में पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करने वाली देवी का नाम। जेम्स लवलॉक ने भी पृथ्वी को एक जीवित देवी के तुल्य माना है जो अपने अस्तित्व को बनाए रखने में सक्षम है। पृथ्वी एक जटिल जीवित अवयव है जो संनियमन द्वारा प्रत्येक जीव व गतिविधि को नियंत्रित कर लेती है तथा संतुलन एवं समस्थिति होमोस्टैटिस बनाए रखती है। जिस प्रकार जीव परिस्थिति अनुसार स्वयं को बदल लेते हैं, उसी प्रकार जीवमंडल, वायुमंडल, महासागर, मिट्टियां आदि भी आत्म विनियमन यानी सेल्फ रेगुलेटिंग कर लेती हैं। सत्ता या संपोषण सस्टेनेबिलिटी, तो ग्रीन विचारक मुख्यधारा के राजनीतिक दलों, फॉर एग्जाम्पल उदारवादी, रूढ़िवादी, साम्यवादी को ग्रे पार्टीज कहते हैं। ग्रे पार्टीज भौतिक समृद्धि को अपना मुख्य एजेंडा बनाती हैं। यह भावी पीढ़ियों के लिए पर्यावरण व प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का विरोधी एजेंडा है। प्राकृतिक संसाधनों के विनाश के संबंध में 3 विचारकों की अवधारणाएं अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला है केनेथ बोल्डिंग की बंद प्रणाली, क्लोज सिस्टम व अर्थ स्पेसशिप अर्थ की अवधारणा। तो बोल्डिंग के अनुसार पृथ्वी एक अंतरिक्ष यान की तरह बंद प्रणाली है जिस पर संसाधन सीमित हैं। अगर हम अतिदोहन करेंगे तो ये समाप्त हो जाएंगे, जबकि मानव अमेरिका की शुरुआत काउ बाय इकोनॉमी की तरह प्राकृतिक संसाधनों को असीमित मानकर चल रहा है। जबकि अमेरिका का जो मानव है तो ये काउ व इकोनॉमी की तरह प्राकृतिक संसाधनों को असीमित मानकर चल रहा है। बंद व्यवस्था जहां अंदर से ऊर्जा इनपुट लेती है, वहीं खुली व्यवस्था बाहर से ऊर्जा इनपुट लेती है। उदाहरण के लिए तालाब, झीलें, वन, समुद्र सौर से इनपुट लेते हैं। फिर E.F. शुमाकर यानी अर्नेस्ट फेडरिक शुमाकर के अनुसार मानव गैर नवीनीकरण ऊर्जा संसाधनों को आय इनकम का जरिया मानकर बहुत बड़ी गलती कर रहा है। यह प्राकृतिक पूंजी का क्षरण है। उनकी पुस्तक है स्मॉल इज ब्यूटीफुल, 1973 में आती है। शुमाकर बौद्ध दर्शन व बौद्ध अर्थशास्त्र से अत्यंत प्रभावित है जो सम्यक आजीविका पर बल देता है। यह भोग की बजाय त्याग पर आधारित है। शुमाकर ने भोगवाद की आलोचना करते हुए लिखा कि आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था जिस आधार पर टिकी है वह अपने अतिवादी दृष्टिकोण से उसे ही समाप्त कर रही है। दूसरे शब्दों में आधुनिक समाज बौद्धिक दृष्टि से कितना ही उन्नत क्यों न हो, पर वास्तविकता में मूर्ख है जो उसी ढाल को काट रहा है जिस पर वह बैठा है। तो हम पर्यावरण का क्षरण करके किसका ही नुकसान कर रहे हैं? हम एलियंस को तो नुकसान कर नहीं रहे हैं, हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं कि हम जिस डाल पर बैठे उसी को काट रहे हैं। गैरेट हार्डिंग ने कॉमन्स की ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स की अवधारणा दी है के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन समझाया है। हार्डिंग के अनुसार कॉमन्स की स्वायत्तता सभी को बर्बाद कर देती है। कॉमन्स का तात्पर्य है सामुदायिक संपत्ति। इस कॉमन्स में फिर समुद्र, ग्लेशियर, जंगल, पहाड़ आदि सभी आते हैं। इस पर कब्जा करना एवं दोहन करना बर्बादी की निशानी है, लेकिन इस पर कब्जा और दोहन तो सब करना चाहते हैं। एक बात और है, इस पर कब्जा एवं दोहन तो सब करना चाहते हैं, लेकिन इस पर इसकी जिम्मेदारी, इसको संरक्षित करने की जिम्मेदारी कोई नहीं उठाना चाहता। ब्रुंडटलैंड कमीशन ये 1987 में आता है कि रिपोर्ट से निकला। सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द भी इसी से जुड़ा है। सतत विकास का अर्थ है ऐसा विकास जो भविष्य की पीढ़ियों को अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान जरूरतों को पूरा करता है। विकास के स्तर को सीमित करके इस बात को सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पर्यावरणीय लागत भविष्य की पीढ़ियों की समृद्धि को खतरे में न डाले। सतत विकास की 2 अवधारणाएं हैं। पहला आवश्यकता की अवधारणा, यह समान वितरण से संबंधित है, और दूसरी है सीमाओं की अवधारणा, या सीमित दोहन और भावी पीढ़ियों के लिए संसाधन से जुड़ी है। नेक्स्ट है पर्यावरणीय नैतिकता यानी एनवायरमेंटल एथिक्स। तो यह अन्य प्रजातियों और भावी पीढ़ियों के लिए हमारे नैतिक दायित्वों को सुझाती है। इस संबंध में हम नैतिकता के सिद्धांत को क्रियान्वित करने के क्षेत्र का कितना विस्तार करें? क्या मनुष्य अपने नैतिकता के सिद्धांतों को पशुओं एवं पेड़ पौधों पर भी क्रियान्वित कर सकता है या नहीं? पशु अधिकार आंदोलन के प्रख्यात विचारक पीटर सिंगर ने अपनी पुस्तक एनिमल लिबरेशन 1975 में कहा कि पशुओं में भी संवेदनशीलता होती है, अतः हमें उनके साथ भी समान व्यवहार करना चाहिए। भावी पीढ़ियों के बाद नैतिक कर्तव्य से जुड़ी अवधारणा है क्रॉस जनरेशनल जस्टिस या ना क्रॉस जनरेशनल जस्टिस। डेरेक परफिट का ये कॉन्सेप्ट है। न्याय का यह रूप यह कहता है कि वर्तमान पीढ़ी प्राकृतिक संसाधनों की संरक्षक मात्र है जो पिछली पीढ़ी उन्हें संभाल कर गई थी, अतः वर्तमान पीढ़ी भावी पीढ़ियों के लिए इस प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए बाध्य है।
इसी से मिलती जुलती अवधारणा है विचारक गुडिन की, जिन्होंने मूल्यों की हरित अवधारणा ग्रीन थ्योरी ऑफ वैल्यूज की बात की है। उपलब्धता में संतुष्ट यानी फ्रॉम हैविंग टू बीइंग। तो जैसा कि एरिक फ्रॉम ने कहा है कि हमारे पास जो है हमें उसी में खुशी रहना चाहिए। भोगवाद तो एक अंधी सुरंग है। भौतिकवाद एवं उपभोक्तावाद पर्यावरणीय क्षरण के लिए सांस्कृतिक आधार प्रदान करता है। जैसा कि सुमाका ने चेतावनी दी है कि मानव अब इतना चालाक हो गया है कि वह बिना कुछ सोचे जीना नहीं चाहता। मैन इज नाउ टू क्लेवर दैट टू सर्वाइव ही डोंट वांट टू सर्वाइव विदाउट विजडम या विदाउट एनी थिंकिंग। ग्रीन इकोनॉमिक्स हरित अर्थशास्त्र पूंजीवाद और समाजवाद उद्योगवाद की ही एक सुर परिचित या सुपर विचारधारा है। तो जो पूंजीवाद एवं समाजवाद है ये उद्योगवाद की एक ही सुपर विचारधारा की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं। तो पूंजीवाद एवं समाजवाद उद्योगवाद की एक ही सुपर विचारधारा की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं। दूसरे शब्दों में इन्हें अनिवार्य रूप से मानव जाति के भौतिक हितों को संतुष्ट करने के लिए प्रकृति के दोहन के वैकल्पिक तरीकों के रूप में देखा जाता है। पारिस्थितिकी सिद्धांतकारों का तर्क है कि न केवल आर्थिक विकास के जुनून ने प्राकृतिक पर्यावरण को नष्ट कर दिया है, बल्कि इसने नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाकर मानव जाति का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया। हरित विकल्प यानी ग्रीन अल्टरनेटिव्स स्थिरता के आधार पर आर्थिक प्राथमिकताओं को पुनर्गठित करना है। इसमें पारिस्थितिकी को अर्थशास्त्र से पहले और नैतिकता को भौतिकता से पहले रखा जाता है। फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी है? पारिस्थितिकी की। और दूसरी किसकी है? फर्स्ट प्रायोरिटी पारिस्थितिकी की है, सेकंड प्रायोरिटी अर्थशास्त्र है, फिर फर्स्ट प्रायोरिटी नैतिकता है और दूसरी भौतिकता। तो ये बात है। तो नेक्स्ट दोस्तों, हरित विचारधारा के प्रकार, टाइप्स ऑफ ग्रीन इकोलॉजी। पहला है मॉडर्निस्ट इकोलॉजी यानी आधुनिकतावादी पारिस्थितिकी, सोशल इकोलॉजी सामाजिक पारिस्थितिकी, रेडिकल इकोलॉजी उग्र पारिस्थितिकी। तो जो उग्र पारिस्थितिकी है यानी रेडिकल इकोलॉजी है, इससे एक प्रकार गैरेट हार्टिन जुड़े हुए हैं या महत्वपूर्ण थिंकर हैं, गैरेट हार्टिन है। तो सोशल इकोलॉजी है, इसके 3 अलग अलग हिस्से हैं। तो पहला है पारिस्थितिकी समाजवाद यानी इको सोशलिज्म, इसके समर्थक हैं रुडोल्फ बारो। पारिस्थितिकी अराजकतावाद यानी इको एनार्किज्म, इसके समर्थक हैं मुरे बुकचिन। और पारिस्थितिकी नारीवाद यानी इको फेमिनिज्म, इसके समर्थक हैं कैरोलिन मर्चेंट एवं मेरी डोली। डीप इकोलॉजी ये अर्ने नेस की है। तो आधुनिक पारिस्थितिकी यानी मॉडर्निस्ट जो इकोलॉजी है, यह पर्यावरण की सुधारवादी धारा है जो उदारवादी एवं पूंजीवादी मूल्यों से जुड़ी हुई है। यह व्यक्तिवाद, भौतिकतावाद, स्वतंत्रता एवं आर्थिक विकास के मूल्यों का समर्थन करती है। यह स्पष्ट रूप से उथली व मानवतावादी परिस्थिति सेलो और ह्यूमनिस्ट इकोलॉजी का ही एक रूप है। आधुनिकवादी परिस्थिति पर उदारवाद एवं रूढ़िवाद का वैचारिक प्रभाव है तथा केपरा द्वारा आलोचित कार्टेशियन न्यूटनियन प्रतिमान को मानती है। ये हरित पूंजीवाद यानी ग्रीन कैपिटलिज्म इसी से जुड़ी अवधारणा है जो पर्यावरणीय समस्याओं का बाजार आधारित समाधान करती है, जैसे ग्रीन टेक्नोलॉजी, पर्यावरण संभालनीय उत्पादों का निर्माण, ग्रीन हाउस गैसों का कम उत्सर्जन। इसमें कारपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसी से जुड़ी हुआ विचार है। तो मॉडर्न इकोलॉजी में बेसिकली हम किस प्रकार से जो टेक्नोलॉजी है या जो पर्यावरण है उसको हम लोग किस प्रकार से एक प्रकार से ग्रीन बना सकते हैं या एक प्रकार से ऐसा बना सकते हैं कि जो एमिशन है कम हो जाए और हम इकोनॉमिक ग्रोथ भी कर लें, साथ ही साथ हम इन्वायरमेंट्स के साथ भी सामंजस्य बिठाने में सफल हो जाए। तो इसके लिए हम ग्रीन टेक्नोलॉजी लाएंगे, हम ऐसे इनोवेशन करेंगे जहाँ पर एक प्रकार से उत्सर्जन कम हो गैसों का या जो पर्यावरण प्रदूषण है कम से कम हो, ऐसे हम उपकरण या ऐसी हम टेक्नोलॉजी लाएंगे। सामाजिक, तो इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ भी महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ इन्वायरमेंट के साथ हमको तारतम्य बिठा के भी चलना है। तो इसमें दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं मॉडर्निस्ट जो इकोलॉजी है उसमें। फिर सामाजिक इकोलॉजी, सोशल इकोलॉजी, तो यह शब्द अमेरिका के पर्यावरणवादी मुरे बुकचिन द्वारा गढ़ा गया है। इस दृष्टिकोण के तहत यह माना जाता है कि पर्यावरणीय संकट का कारण है मौजूदा सामाजिक संरचनाएं। अतः पर्यावरणीय संरक्षण के लिए इन सामाजिक संरचनाओं में आमूलचूल परिवर्तन आवश्यक है। समाजवादी इसके लिए पूंजीवादी संरचनाओं का, अराजकतावादी राज्य संरचना का एवं नारीवादी पितृसत्तात्मक संरचना का नाश चाहते हैं। तो समाजवादी क्या चाहते हैं? जो संरचनाएं हैं, कौन सी संरचनाएं, जो पूंजीवादी संरचनाएं हैं उनका नाश हो जाए, पर्यावरण एक प्रकार से संरक्षित हो जाएगा। अराजकतावादी चाहते हैं कि राज्य की संरचना का नाश हो जाए
और नारीवादी चाहते हैं कि सत्तात्मक संरचना है उसका नाश हो जाए। सामाजिक परिस्थिति की 3 अलग-अलग धाराएं हैं। पहली है पारिस्थितिकी समाजवाद यानी इको सोशलिज्म। यह दृष्टिकोण मार्क्सवाद से जुड़ा हुआ है। इसका मूल विचार यह है कि पूंजीवाद पर्यावरण का दुश्मन है। पूंजीवाद पर्यावरण का दुश्मन है जबकि समाजवाद उसका मित्र है। रुडोल्फ बारो तर्क है कि पर्यावरण संकट का मूल कारण पूंजीवाद है। द मेन रीजन फॉर एनवायरमेंटल हैजार्ड या एनवायरमेंटल प्रॉब्लम इज कैपिटलिज्म। पूंजीवादी व्यवस्था भौतिकवादी, उपभोक्तावादी और धन की भूख को प्रेरित करती है। अतः पूंजीवाद के खिलाफ सामाजिक क्रांति आवश्यक है, क्योंकि गांधी जी भी यही न कहते हैं कि जो हर व्यक्ति की नीड के लिए तो इनफ है, लेकिन ग्रिड के लिए 7 धरतियां या 9 जो वर्ड हैं वो भी कम पड़ जाएंगे। तो पूंजीवादी जो व्यवस्था है ये कंज्यूमरिज्म पर बेस्ड है, ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है, ज़्यादा से ज़्यादा ये भूख को प्रेरित करती है। धन आप कितना ज़्यादा इकट्ठा कर लें भौतिक वस्तुओं को, उस पर फोकस करती है। इससे कहीं ना कहीं हम लोग इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं, इन्वायरमेंट अनफ्रेंडली हो जाते हैं। पारिस्थितिकी समाजवाद पर विलियम मॉरिस जैसे विचारकों का प्रभाव है जो प्रकृति के करीब रहने वाले छोटे शिल्प समुदायों का समर्थन। लेकिन इस दृष्टिकोण में 2 तत्वों के मध्य तनाव है। पहला लाल एवं हरी प्राथमिकता है, रेड एंड ग्रीन प्रायोरिटीज। इको सोशलिज्म का मानना है कि अलग अलग ग्रीन पार्टियों एवं पर्यावरणीय संगठनों की स्थापना नहीं करनी चाहिए, बल्कि इन सबको बड़े समाजवादी आंदोलन के भीतर कार्य करना चाहिए। तो इनका मानना है, जो एक प्रकार से इको सोशलिस्ट है, इनका मानना है कि अलग अलग ग्रीन पार्टियां या पर्यावरणीय संगठनों को तैयार नहीं करना चाहिए, बल्कि इन्हें एक बड़े बैनर के तहत समाजवादी आंदोलन के तहत कार्य करना चाहिए, क्योंकि समाजवादी आंदोलन हर चीज को अपने अंदर संभाल लेता है। लेकिन पर्यावरणवादी हरे को लाल रंग के अधीन करने के इच्छुक नहीं, यानी ग्रीन पॉलिटिक्स को आप जो रेड पॉलिटिक्स है, जो साम्यवादी पॉलिटिक्स है, उसके अधीन मत करिए, क्योंकि अन्य ग्रे पार्टियों की तरह साम्यवादी पार्टियां भी पर्यावरण संरक्षण की बजाय आर्थिक विकास पर ही बल देती हैं। तो हमने देखा है कि 1917 के बाद जब साम्यवादी सरकार आती है रूस में, तो वहाँ भी 5 ईयर प्लानिंग आई और बड़े लेवल पर इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया था। ऐसा तो है नहीं कि ये बिल्कुल और बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं साम्यवादी पार्टियां। इसलिए जर्मन ग्रीन्स नारा दिया है कि ना तो वामपंथ ना दक्षिणपंथ बल्कि अग्रगामी। हम नो लेफ्ट नो राइट बट फॉरवर्ड, हम मूव फॉरवर्ड करेंगे, हम नई तकनीकों का उपयोग करेंगे, हम नए विचार लाएंगे, इनोवेशन करेंगे। इको एनार्किज्म, तो ये जो कॉन्सेप्ट है, तो इको एनार्किज्म ये मुरे बुकचिन का है। तो बेसिकली पीटर क्रोपोक्टिन से प्रभावित इस दृष्टिकोण का समर्थक मुरे बुकचिन है। बुकचिन के अनुसार अराजकतावाद एवं पर्यावरणीय सिद्धांतों में स्पष्ट संबंध है। अराजकतावादी ऐसा राज्य विहीन समाज चाहते हैं जिसमें आपसी सद्भाव, सम्मान, भ्रातृत्व एवं विविधता का गुण हो। ये ऐसे विकेंद्रीकृत समाजों का निर्माण करना चाहते हैं जो आत्मनिर्भर होंगे तथा कृषि, शिल्प एवं लघु उद्योगों पर आश्रित होंगे। बुकचिन के अनुसार विकेंद्रीकरण से पर्यावरण का बुद्धिमानी एवं प्रेम पूर्वक रक्षण होगा। तो अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन कर देंगे, फॉर एग्जांपल भारत में क्या है कि जो पेशा एक्ट है उसके माध्यम से जो ट्राइबल एरियाज हैं वहाँ पर रेत खनन या अन्य जो माइनर मिनरल्स हैं उनके संरक्षण का कार्य किसको दे दिया गया है, ग्राम पंचायतों को दे दिया गया है। वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वही चीज़ों को देखते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो एक भाई सबसे पहले अगर कोई प्रदूषण होगा या कुछ होगा, एनवायरमेंटल हजार्ड होगा, सबसे पहले प्रभावित कौन होगा, जो ट्राइबल लोग हैं या जो कि जमीन में बैठे लोग हैं, जो कि उससे जुड़े हुए लोग हैं। तो उनको ही आप निर्धारण करने दीजिए, उनको ही करने दीजिए कि आपको कैसे करना है ये चीज़ें, क्योंकि वो हजारों सालों की विजडम लिए बैठे हैं। तो उनको भी डेवलपमेंट के प्रोसेस है उसमें हमें इंक्लूड करना चाहिए। अर्थवादी विकेंद्रीकरण, सहभागी लोकतंत्र एवं प्रत्यक्ष कार्यवाही के हिमायती हैं। फिर इको नारीवाद, इको फेमिनिज्म, तो इस दृष्टिकोण के अनुसार पर्यावरणीय विनाश की उत्पत्ति पितृसत्ता की वजह से हुई। प्रकृति को खतरा मानव जाति से नहीं बल्कि पुरुषों एवं पुरुष प्रभुत्व से। श्रम के लैंगिक विभाजन के कारण पुरुष, महिला एवं प्रकृति दोनों को नियंत्रित करता है। क्योंकि श्रम का लैंगिक जेंडर डिवाइडेशन है, इसलिए जो पुरुष है वो महिला का भी शोषण करता है और प्रकृति का भी शोषण करता है, वो खुद को दोनों का स्वामी मानता है। नारीवादी मूल्यों में पारस्परिकता, सहयोग एवं पोषण शामिल है। इन नरम सॉफ्ट मूल्यों पर पर्यावरण संरक्षण के बड़ा योगदान है। महिला एवं प्रकृति में तो अटूट संबंध है। हिंदू संस्कृति व कुछ आदिम संस्कृतियों में तो तभी वह प्राकृतिक शक्तियों को देवी के रूप में चित्रित किया गया है। जेम्स लवलॉक की जो गाया हाइपोथेसिस है कुछ इस तरह की है, यह गहरी परिस्थिति से संबंधित है, डीप इकोलॉजी से संबंधित है। फिर मेरी डाली इको नारीवाद की प्रमुख समर्थक हैं, जो मानती हैं कि परिस्थिति विनाश एवं लैंगिक असमानता उसी प्रक्रिया का हिस्सा है जिसमें सुसंस्कृत पुरुष, कल्चर्ड मेन, और प्राकृतिक महिला, नेचुरल वुमेन पर शासन कर रहा।
यानी कि क्या कहती हैं ये कि क्या मानती हैं कि पारिस्थितिकी विनाश व लैंगिक असमानता उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। प्राकृतिक विनाश यानी जो एनवायरमेंटल एक्सप्लॉयटेशन है, जो लैंगिक असमानता जेंडर इनइक्वालिटी है, उसी प्रक्रिया का हिस्सा है जिसमें सुसंस्कृत पुरुष यानी कल्चर्ड मैन प्राकृतिक महिला का नेचुरल वुमेन पर शासन कर रहा है। पारिस्थितिकी नारीवाद पर फ्रेंकाइस डी यूबोन द्वारा निर्मित किया गया है। तो ये जो शब्द है पारिस्थितिकी नारीवाद, इकोफेमिनिज्म, ये शब्द किसके द्वारा निर्मित किया गया है? फ्रेंकाइस डी यूबोन के द्वारा। फिर रेडिकल इकोलॉजी, तो गैरेट हार्टिन इस दृष्टिकोण के समर्थक है। गैरेट हार्टिन, तो हार्टिन का मानना है कि धरती असंख्य लोगों का भार सहन नहीं कर सकती है। बेसिकली कोई भी इकोलॉजी हो या कोई भी क्षेत्र हो, उसकी एक कैरिंग कैपेसिटी होती है। हम देखते हैं कि जब गर्मी वर्मी आती है तो जो सैलानी जाते हैं कहाँ, शिमला वगैरह घूमने, तो वहाँ के लोग अपील करते हैं कि भाई साहब बस करो, प्लीज़ मत आओ, हम लोगों को भी जीने दो। यही है कि हर जो क्षेत्र है उसकी एक कैरिंग कैपेसिटी होती है। जैसे दिल्ली में इतना सारी अव्यवस्थाएं क्यों हैं? क्योंकि दिल्ली की जो उसका एरिया है उसकी कैरिंग कैपेसिटी ओवरलोड हो गई है। तो इसलिए वहाँ पर जो चीज़ें हैं मैनेज नहीं हो पा रही हैं। जनसंख्या के अनुपात में संसाधन सीमित होते हैं, अतः पर्यावरण के बोझ को कम करने के लिए धरती के गरीब, लाचार एवं बेकार लोगों को खत्म कर देना चाहिए। ये थोड़ा सा ये गड़बड़ बोल रहे हैं रेडिकल इकोलॉजी। तो कहते हैं धरती के गरीब, लाचार एवं बेकार लोगों को खत्म कर देना चाहिए। ये तो गड़बड़, इसका समर्थन कहीं से कहीं तक नहीं किया जा सकता है, लेकिन ठीक है, इनका एक दृष्टिकोण है तो उसको भी देख लेते हैं। गहरी पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी, नॉर्वे के दार्शनिक अर्नेनेस को डीप इकोलॉजी का पिता कहा जाता है। उन्होंने 1973 में इस शब्द का गढ़ा था। डीप इकोलॉजी को पारिस्थितिकी केंद्रवाद यानी इको सेंट्रिसिज्म, इकोसॉफी या इको फिलॉसफी भी कहा जाता है। यह मानव केंद्रित नहीं बल्कि पर्यावरण केंद्रित अवधारणा है, जो मानव को प्रकृति का स्वामी नहीं बल्कि उसका अंग मानती है। यह बायोसेंट्रिक समानता यानी बायोसेंट्रिक इक्वलिटी पर आधारित है। नेस के अनुसार प्रत्येक प्रजाति के पास जीने व मुस्कुराने का समान अधिकार। तो इवन जो पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, उनके पास भी जीने और मुस्कुराने का समान अधिकार है। ऐसा नहीं कि मानव कोई विशिष्ट प्राणी है जिसको जिसको हर चीज पर स्वामी बनना है। नहीं नहीं, आप भी एक पार्ट हो, हिस्सा हो, स्वामी नहीं हो आप। गहरी पारिस्थितिकी कट्टरपंथी है जो पारिस्थितिकी चेतना व कॉस्मोलॉजिकल चेतना पर बल देती है। यह दृष्टिकोण जंगल संरक्षण, जैव विविधता, सादा जीवन, उच्च विचार, जनसंख्या नियंत्रण, स्वायत्त समुदायों, आत्मनियंत्रण, धीमी प्रकृति यानी वॉक लाइटर ऑन द अर्थ तथा गुणवत्तापूर्ण जीवन पर बल देता है। सामाजिक परिस्थितियों के प्रणेता मुरे बक्चिन डीप इकोलॉजी के मुखर विरोधी हैं। वे इसे सामाजिक रूप से रूढ़िवाद एवं रहस्यवादी मानते हैं। बुक्चिन के अनुसार यह असभ्य कैलिफोर्निया अध्यात्मवाद है, बल्गर कैलिफोर्नियन स्पिरिचुअलिज्म है, इकोलाला। जहाँ गहरी इकोलॉजी पर्यावरण केंद्रित है, वहीं उथली इकोलॉजी सैलो इकोलॉजी मानव केंद्रित है, एंथ्रोपोसेंट्रिक है। तो उथली एवं डीप इकोलॉजी में क्या अंतर है देख लेते हैं। तो उथली इकोलॉजी पर्यावरणवाद इन्वायरमेंटलिज्म की बात करती है, जबकि ये पारिस्थितिकीवाद यानी इकोलॉजी की बात करती है, इकोलॉजिज्म की बात करती है। तो बेसिकली जो डीप इकोलॉजी है ये परिस्थिति केंद्रीय है, इकोलॉजी सेंट्रिक है, यानी हमें इन्वायरमेंट के साथ तारतम्य बिठा के चलना है। इन द सेंस कि हमें इकोलॉजी को अगर मनुष्यों और इकोलॉजी में यानी इन्वायरमेंट में एक को चुनना पड़े तो हम सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी इन्वायरमेंट को देंगे, क्योंकि मनुष्य कोई एक प्रकार से स्वामी नहीं है हर चीज़ों का कि उसको सबसे पहले चुना जाए। वो भी एक हिस्सा है। सबसे पहले अगर ओवरऑल प्रकृति संरक्षित रहेगी तो मानव संरक्षित रहेगा और अन्य लोग भी सुरक्षित रहेंगे, अन्य जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सब सुरक्षित रहेंगे। जबकि ये जो उथली इकोलॉजी है ये ह्यूमन को सेंटर पर रखती है। इन्वायरमेंट और ह्यूमन में चुनना पड़े तो ये ह्यूमन को चुनेंगे। फिर ये विज्ञान की बातें करते हैं, ये रहस्यवाद है, मिस्टिसिज्म की बातें करते हैं। मानव जाति महत्वपूर्ण है और ये प्रकृति महत्वपूर्ण है, ऐसा मानते हैं। वस्तुओं का महत्व है, ये प्रकृति का महत्व देते हैं। वस्तुओं का महत्व नहीं बल्कि प्रकृति का महत्व है। संशोधित मानववाद है ये, और ये बायोसेंट्रिक समानता है। तो बायोसेंट्रिक समानता इन द सेंस कि हर जीव जंतु, हर प्राणी जो इस धरती पर है और मनुष्य सभी बराबर हैं। ऐसा नहीं है कि मनुष्य की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, या जो एक मच्छर है या एक जो कोई अन्य प्राणी है, हाथी है या शेर है, कोई भी है, उसका महत्व कम है। तो ये यहाँ पर इक्वलिटी की बात की जाती है कि सभी जीव जंतुओं की भांति मनुष्य भी इस इकोलॉजी का पार्ट है और उसकी जो वैल्यू सभी जीव जंतुओं के समान ही है। ऐसा कुछ नहीं है कि उसका कोई ग्रेटर वैल्यू है। जबकि ये संशोधित मानववाद की बात करते हैं इन द सेंस कि इसमें मानव को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, और मानते हैं ठीक है मानव महत्वपूर्ण है, लेकिन अब चूंकि इकोलॉजी की बात हम भी कर रहे हैं तो हम भी थोड़ा बहुत पर्यावरण को संरक्षण करने की बात करेंगे। इन द सेंस कि ऐसी बातें हों कि इन्वायरमेंट का भी काम चल जाए, यानी इन्वायरमेंट भी सुरक्षित रहे और
एक प्रकार से हम मानव के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। ये पशु कल्याण की बात करते हैं, एनिमल वेलफेयर, ये एनिमल राइट्स की बात करते हैं। संपोषित विकास यानी संधारणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। और ये विकास विरोधी है, एंटी ग्रोथ, ग्रोथ हो ही ना। तो इसमें व्यक्तिगत विकास की बात की जाती है, इसमें परिस्थिति की चेतना की बात की जाती है। मुख्य विचारक कौन कौन से हैं? तो एक तो है E.F. शुमाकर, ये जर्मन मूल का ब्रिटिश अर्थशास्त्री, पर्यावरणीय सिद्धांतकार जो बौद्ध दर्शन एवं बौद्ध अर्थशास्त्र से प्रभावित है। भोगवाद के खिलाफ सम्यक आजीविका पर बल देने वाली इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है स्मॉल इज ब्यूटीफुल, जो कि 1973 में आती है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। अर्नेनेस, नॉर्वे दार्शनिक एवं पर्वतारोही, डीप इकोलॉजी का जनक, यह स्पिनोजा के विचारों, गांधी की अहिंसा एवं ताओ के दर्शन से प्रभावित है। नेस के अनुसार पृथ्वी केवल मानवों की ही नहीं बल्कि प्रत्येक प्राणी को जीने व मुस्कुराने का समान अधिकार देती है। नेस का दर्शन इकोसॉफिट टी कहलाता है। टी का तात्पर्य है बर्जस्टीन झोपड़ी के लिए, जिसमें नॉर्वे के पर्वत पर रहते। तो टी बेसिकली क्या है? बर्जस्टीन झोपड़ी के लिए है, जिसमें नॉर्वे के पर्वत पर रहते थे, जिसमें वो नॉर्वे के पर्वत पर रहते थे। तो बेसिकली एक टेक्निकल वर्ड है, इसको इकोसॉफिटी। टी का तात्पर्य क्या है? टी बर्गस्टीन झोपड़ी के लिए है, जिसमें वे नॉर्वे के पर्वत पर रहते थे। जेम्स लवलॉक इन्होंने गाया हाइपोथेसिस दिया है, ब्रिटिश पर्यावरणीय विचारक है। तो उनका मानना है कि पृथ्वी भी एक ऑर्गेनिक एंटिटी है जो हमारी तरह ही ग्रो करती है, नियंत्रण करती है और अपने आप को मेंटेन करती है। मुरे बुकचिन, तो इस अमेरिकी पर्यावरणीय विचारक ने सामाजिक परिस्थिति, सोशल इकोलॉजी का विचार दिया है। यह अराजक सामाजिक इकोलॉजी का समर्थक है। फिर इसकी प्रसिद्ध कृति है द इकोलॉजी ऑफ फ्रीडम, 1982 में आती है, द इकोलॉजी ऑफ फ्रीडम। फिर कैरोलिन मर्चेंट, यह अमेरिका के प्रसिद्ध इको नारीवादी हैं, इको फेमिनिस्ट हैं। उन्होंने लैंगिक उत्पीड़न एवं प्रकृति की मौत के बीच के संबंध पर प्रकाश डाला है। इनके प्रसिद्ध कृतियां हैं डेथ ऑफ नेचर, 1983 में आती है, डेथ ऑफ नेचर, और रेडिकल इकोलॉजी 1992 में आती है। रुडोल्फ बारो, तो बारो जर्मन लेखन व हरित कार्यकर्ता है, जर्मन लेखक व हरित कार्यकर्ता है। इन्होंने पारिस्थितिकी सिद्धांत को समाजवाद के साथ जोड़ा है। अपनी प्रसिद्ध कृति में इन्होंने पूंजीवाद को पर्यावरण संकट का मूल कारण बताया है। इन्होंने अपनी एक और कृति में पर्यावरणीय संकट को वर्ग संघर्ष का पूर्ववर्ती माना। वंदना शिवा एवं प्रताप चटर्जी, तो ये प्रसिद्ध भारतीय एनवायरमेंटलिस्ट हैं और पर्यावरणीय विचारक हैं। फिर वंदना शिवा जो भूमंडलीकरण विरोधी हैं और इको नारीवादी भी हैं। इन्होंने पर्यावरणीय जाति भेद यानी एनवायरमेंटल अपार्थाइड शब्द गढ़ा। चलिए चलते चलते कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें देख लेते हैं। रुडोल्फ बारो की पुस्तक है रेड टू ग्रीन, 1984 में आती है। मुरे बुकचिन की है इकोलॉजी ऑफ फ्रीडम, 1982 में आती है। कैरोलिन मर्चेंट की पुस्तक है डेथ ऑफ नेचर, 1983 में आती है, और रेडिकल इकोलॉजी 1992 में आती है। गुडिन की पुस्तक है ग्रीन पॉलिटिकल थ्योरी, 1992 में आती है। फिर एंड्रू डॉब्सन की पुस्तक है ग्रीन पॉलिटिकल थॉट, 1990 में, और द पॉलिटिक्स ऑफ नेचर, 1993 में। तो ग्रीन पॉलिटिकल थ्योरी ये गुडिन की है और ग्रीन पॉलिटिकल थॉट ये इसकी है, एंड्रू डॉब्सन की है। E.F. शुमेकर की है स्मॉल इज ब्यूटीफुल आई स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स एज इफ पीपल मैटर्ड, 1973 में। जेम्स लवलॉक गागा अ न्यू लुक एट द लाइफ ऑफ अर्थ। एच.एल. कार्सन की पुस्तक है द साइलेंट स्प्रिंग, 1972 में आती है, जिसमें उन्होंने पेस्टिसाइड के बढ़ते हानिकारक प्रभाव के बारे में बताया था। गोल्ड स्मिथ ये ब्लूप्रिंट ऑफ सर्वाइवर, 1972 में आती है ये पुस्तक, ब्लूप्रिंट ऑफ सर्वाइवर। पीटर सिंगर एनिमल लिबरेशन, 1975 में बुक आती है। फिर माधव गाडगिल एवं रामचंद्र गुहा इकोलॉजी एंड इक्वालिटी। रामचंद्र गुहा ने एनवायरमेंटलिज्म अ ग्लोबल हिस्ट्री पुस्तक लिखी, एनवायरमेंटलिज्म अ ग्लोबल हिस्ट्री। पीटर होलवेन द सीक्रेट नेटवर्क ऑफ नेचर, महत्वपूर्ण पुस्तक है। चलिए दोस्तों, यहाँ से हमारा ये और ग्रीन पॉलिटिक्स, तो ये ग्रीन पॉलिटिक्स एक हम इंटरनेशनल रिलेशन में भी पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे आगे आने वाले लेक्चरों में, तो इसको उससे कंफ्यूज मत करिएगा। ये थोड़ा सा क्योंकि थ्योरी में इसको पढ़ रहे हैं तो इसमें थ्योरेटिकल इनपुट ज़्यादा है ना, बाकी है दोनों एक ही चीज़ें, दोनों ओवरलैप करती हैं, पर ये इसको इकोलॉजिज्म यानी पारिस्थितिकीवाद से ज़्यादा, जो हमारे चैप्टर फर्स्ट यूनिट में जो एक टॉपिक भी है उससे इससे ज़्यादा रिलेट किया जाएगा। चलिए
अगर आपको वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है दोस्तों तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।